गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग फलन और मांग के निर्धारक या प्रभावक तत्वों को पढ़ा था और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग मांग के संचलन, मांग का खिसकाव और साथ ही साथ मांग के नियम के अपवादों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम मांग वक्र का संचलन शुरू करें या मांग वक्र का खिसकाव शुरू करें, दोनों के लिए जरूरी है कि आपको मांग के जो निर्धारक तत्व हैं, मतलब जो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं, वो याद होने चाहिए। उनकी डिटेल याद हो चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी क्या है कि आपने ये पढ़े हैं, मांग के कोई निर्धारक तत्व होते हैं वो याद होने चाहिए बस, है ना। डिटेल तो आपको याद नहीं होगी, इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे, है ना। हाँ सर, हम आपके विश्वास पे खरे उतरे, पता था ना बेटा, इस मामले में तो तुम एकदम खरे उतरोगे, है ना। हाँ, तो मांग के जो हमने निर्धारक तत्व पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत, फिर हमने पढ़ा था समय अवधि, फिर हमने पढ़ा था जनसंख्या, फिर हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आय और सबसे लास्ट में संबंधित वस्तु की कीमत। कौन कौन से? वस्तु की कीमत, उसके बाद समय अवधि, जनसंख्या, उपभोक्ता की आय और सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? संबंधित वस्तु की कीमत। इस तरीके से 5 तत्व हमने पढ़े थे। ये जो मांग के 5 निर्धारित करने वाले तत्व हैं, इसमें से एक जो मैंने इस हाथ पे रखा है वस्तु की कीमत, इसको मैं अलग कर दूंगा। और ये जो 4 हमने रखे हैं, समय अवधि, जनसंख्या, आय और संबंधित वस्तु की कीमत, इसका हिस्सा मैं अलग बना दूंगा। तो इस तरीके से मैंने 2 हिस्से बनाए, एक वस्तु की कीमत एक भाग और बाकी के जो निर्धारक तत्व बचे वो अगले। जो वस्तु की कीमत है उसको तो मैं वस्तु की कीमत ही बोलूंगा, लेकिन ये जो अन्य निर्धारित करने वाले तत्व हैं इनको मैं बोलूंगा अन्य तत्व। क्या बोलूंगा मैं? अन्य तत्व। और ये क्या है? मेरी वस्तु की कीमत। तो मैंने मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके 2 पार्ट बना दिए, एक को बोल दिया मैंने वस्तु की कीमत और एक बाकी को मैंने बोल दिया अन्य तत्व। ठीक है, ठीक। तो ये चीज आप ये बाइफरकेशन ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों, ये जो बाइफरकेशन हमने किया है ये हमको काम आने वाला है मांग वक्र के संचलन में भी और मांग वक्र के खिसकाव में भी। ठीक है भाई, चलिए तो अब मैं शुरू करने वाला हूं मांग वक्र का संचलन क्या होता है। तो देखो भाई, मांग वक्र का संचलन होता है जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं और जो अन्य तत्व हैं उनको स्थिर रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मांग वक्र का संचलन। क्या बोलते हैं हम इसे? मांग वक्र का संचलन। क्या बोला मैंने? जब हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे, मतलब उसमें कम ज्यादा करेंगे, कुछ भी करेंगे, चेंज करेंगे, और जो वस्तु को निर्धारित करने, मांग को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व हैं उनको हम स्थिर रख देंगे। स्थिर रख देंगे मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इस स्थिति को हम बोलेंगे मांग वक्र का संचलन। अब ये जो आपका मांग वक्र का संचलन है ये 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट को बोलते हैं मांग वक्र का विस्तार और दूसरे पार्ट को बोलते हैं मांग वक्र में कमी या संकुचन। संकुचन याद रखना, तो कमी छोड़ो। तो 2 पार्ट बताए हमने, कौन से? एक मांग वक्र का विस्तार या मांग का विस्तार और दूसरा मांग का संकुचन। तो अगर कोई हमसे पूछे मांग संचलन मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे मांग संचलन मतलब कि जो आपकी वस्तु की कीमत है उसमें हम परिवर्तन करते हैं और जो अन्य तत्व हैं उनको हम स्थिर रखते हैं, तो इसे हम मांग का या मांग वक्र का संचलन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, पहला होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। ठीक है, अब ये मांग का विस्तार क्या होता है और मांग का संकुचन क्या होता है, ये दोनों हमको समझना है। अब देखो भाई, मांग का विस्तार, तो विस्तार का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और मांग का संकुचन, संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कम होना। तो मांग का विस्तार कब होता है? ये तो आप मांग के नियम में ही पढ़ के आ गए हो कि भाई मांग का विस्तार यानी मांग का बढ़ना। तो मांग कब बढ़ती है? जब चीजें सस्ती होती है। सस्ती होती है मतलब जब उनकी कीमत कम होती है, उनकी कीमत गिरती है। तो जब चीजें सस्ती है मतलब उनकी कीमत गिर रही है, तो उस कंडीशन में मांग बढ़ जाती है। और बढ़ना, विस्तार होना, एक ही तो बात होता है ना। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब हम अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं और वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम मांग का विस्तार कहते हैं।
ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब हम अन्य तत्वों को स्थिर रख देंगे, क्योंकि अन्य तत्वों में तो हमको परिवर्तन करना ही नहीं है, यही संचलन में हमने पढ़ा, तो अन्य तत्वों को हमने स्थिर रख दिया और अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, मांग का विस्तार कहलाती है। अब बात आती है मांग के संकुचन की, तो संकुचन का मतलब कमी, तो मांग का संकुचन यानी मांग में कमी, और मांग में कमी तो मांग में कब कमी होगी, जब चीजें महंगी होगी, है ना। तो चीजें अगर महंगी होगी तो मांग में कमी होगी, और चीजों का महंगा होना यानी चीजों की प्राइस बढ़ना। तो अगर इसमें मैं बोलूंगा कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो मांग है वो कमी हो जाती है, मतलब मांग का संकुचन हो जाता है। पर इसको भी मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज करके बोलना है, तो यहाँ मैंने क्या लैंग्वेज यूज करी थी कि अन्य बातों को स्थिर रखने पर या अन्य तत्वों को स्थिर रखने पर अगर मांग में अगर कीमत में कमी होती है तो हम बोलते हैं कि मांग में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक इसी तरह मैं यहां बोलूंगा कि अगर हम अन्य बातों को स्थिर रखते हैं और फिर अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन बोलते हैं। तो एक चीज तो बात भाई क्लियर है, वो ये कि चाहे मांग का विस्तार हो चाहे मांग का संकुचन हो, दोनों में है अन्य तत्वों को स्थिर रखने पर। तो अन्य तत्वों को स्थिर रखो, अगर कीमत कम होती है तो मांग में विस्तार होगा, अन्य तत्वों को स्थिर रखो, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग में संकुचन होगा। और अन्य तत्वों को तो स्थिर रखना ही है आपको, क्योंकि ये हम मांग के संचलन में पढ़ के आए हैं कि मांग के संचलन में ही हमने पढ़ा था अन्य तत्वों को स्थिर रखो, तो हमने दोनों में स्थिर रख दिया। एवं कीमत में परिवर्तन करो, तो कीमत में परिवर्तन क्या होगा, या तो कीमत कम हो रही होगी या फिर कीमत बढ़ रही होगी। तो अगर कीमत कम हुई मांग में विस्तार, अगर कीमत बढ़ गई मांग में संकुचन। क्लियर है भाई। और मांग में और अगर हम संचलन की बात करें तो एक बार फिर से तीनों को देख लेते हैं। मांग का संचलन हमने कब बोला, मांग का संचलन तब जब अन्य तत्वों को स्थिर रख दो एवं कीमत में परिवर्तन कर दो, तो ये मांग का संचलन। अब कीमत में परिवर्तन, या तो कीमत घटाओगे या कीमत बढ़ाओगे, अन्य तत्वों को स्थिर रखना, तो कीमत घटा दी, अन्य तत्व स्थिर, मांग में विस्तार, कीमत बढ़ा दी, अन्य तत्व स्थिर, मांग में संकुचन। अब ये दोनों तो आपने अभी केवल मीनिंग में देखे, इसमें हमको ग्राफ भी बना के आना है। तो अब मैं ग्राफ इस बार बोर्ड पे नहीं डायरेक्ट डिस्प्ले में बना के बताऊंगा। हाउ क्या सर, डिस्प्ले में ग्राफ? अरे तो तुमको क्या लगता है बेटा, टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, तो तुम्हारे सर हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तभी तो आज अपन ये पढ़ पा रहे हैं। कहाँ मैं, कहाँ तुम, मैं यहाँ तू वहां, कोचिंग है कहाँ, है ना, उसके बाद भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं मांग के विस्तार की या मांग के संकुचन की, दोनों ले लो। देखो मांग का विस्तार कहें चाहे मांग का संकुचन कहें, सबसे पहले हमें दोनों में मांग वक्र को बना देना है। सर मांग वक्र ये क्या होता, बेटा 2-3 वीडियो पहले पढ़ाया था, मांग वक्र, मांग सारणी, मांग सबके प्रकार भी पढ़े थे, है ना। और मांग के नियम में हमने मांग का नियम, मांग तालिका और मांग वक्र वहां पढ़ के आए थे, तो वहां जाके देखो, कॉपी में नोट्स बना रहे होगे तो उसमें देख लो। देखो तो मैं यहाँ पे भी मांग वक्र बना लेता हूं और यहाँ पे भी एक मांग वक्र बना लेता हूं, दोनों पे मैंने मांग वक्र बना लिए। अब हम x अक्ष पर क्या रखते हैं, वस्तु की मांग को, y अक्ष पर क्या रखते हैं, वस्तु की कीमत को। तो वो यहाँ पे भी दोनों जगह रखा और दोनों जगह मैंने पूरा मांग वक्र उठा के ले आया, मतलब जैसा मांग वक्र आपने वहां सीखा था वही दोनों मांग वक्र मैंने यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ आप देखो, अगर मैं मांग के विस्तार की बात करूं तो पहले आप मुझे बताइए मांग जो है वो कौन से अक्ष पे, x अक्ष पे या y अक्ष पे? सर x अक्ष पे, है ना। तो अगर मेरी मांग x अक्ष पे है तो यहाँ आप देखें कि x अक्ष पे अगर मेरी मांग है तो मांग वक्र मैं x अक्ष पे अगर देखूंगा तो x अक्ष अगर मेरा बढ़ रहा है तो वो किस साइड जा रहा है, सीधे हाथ साइड। कम होता है तो किस साइड जाता है, उल्टे हाथ साइड जाता है। तो अगर मेरा मांग वक्र जो मांग है वो सीधे हाथ साइड जाता है तो हम बढ़ना बोलते हैं। इसीलिए आप अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ में मैंने इस तरीके का एरो बनाया है। ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है मांग का विस्तार। कैसे मांग का विस्तार बता रहा, क्योंकि मांग हमारी x अक्ष पे है और हम x अक्ष की तरफ झुकेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी मांग का विस्तार हो रहा है, हमारी मांग बढ़ रही है। तो बस इसमें ये एरो ध्यान रखना है, ये एरो हमारे को क्या बताता है, ये तीर हमको बताता है कि मांग में विस्तार हो रहा है।
ठीक ठीक जस्ट उल्टा हमारा मांग का संकुचन होता है। इसमें भी आप ग्राफ देखें वही का वही है, बस वहां एरो जो है हमारा एक्स अक्ष की तरफ बढ़ रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ बढ़ेगा। ऊपर नीचे नहीं देखना बेटा, आगे और पीछे देखना है ना। तो यहाँ ये आगे की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पे ये वापस पीछे की तरफ हो रहा है, और पीछे की तरफ हो रहा है तो मैं बोलूंगा मांग में कमी हो रही है। ठीक है, तो पीछे की तरफ हो रहा है तो मांग में कमी, इसको हम क्या बोलेंगे, मांग का संकुचन। और आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, मांग का विस्तार। तो इस तरीके से हमारा मांग का संचलन है, जिसमें दो पार्ट है, एक मांग का विस्तार और दूसरा मांग का संचलन। इस ग्राफ में आपको बस केवल ये तीर बना के आना है और इसके सामने लिखना है विस्तार है तो विस्तार, कमी है तो कमी, बस। और बाकी वो दो लाइन वहां लिखना है। ठीक है, तो अगर मांग का विस्तार आए तो हम क्या लिख के आएंगे, हम लिखेंगे अन्य तत्वों के स्थिर होने पर यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग का विस्तार होता है, ये ग्राफ बना के आना है। अन्य तत्वों के स्थिर होने पर यदि कीमत में वृद्धि हो जाए, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। फिर इसका ग्राफ बना के आना है। इसमें ग्राफ आगे की तरफ बढ़ाना है एक्स अक्ष की तरफ, इसमें ग्राफ पीछे की तरफ बढ़ाना है वाई अक्ष की तरफ। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा मांग का संचलन कंप्लीट होता है। अब ये जो आपका मांग वक्र का संचलन है, इसका एक और नाम होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन। यानी ध्यान रखना भाई, इसका एक मांग वक्र का संचलन तो हम बोलते ही है, पर इसका एक और नाम क्या होता है, मांग की मात्रा में संचलन। तो हमको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हमको क्वेश्चन चार तरीके से पूछ सकते हैं। या तो हमसे पूछेंगे मांग वक्र का संचलन किसे कहते हैं, या हमसे पूछेंगे मांग की मात्रा में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों में हमको पूरा लिख के आना है। लेकिन हमको क्वेश्चन दो दो नंबर में अलग से भी पूछ सकते हैं कि भाई मांग में विस्तार से आप क्या समझते हैं, या मांग में संकुचन से आप क्या समझते हैं। तो ये मांग का विस्तार का मीनिंग और उसका ग्राफ, मांग के संकुचन का मीनिंग और उसका ग्राफ, इस तरीके से आपको कंप्लीट करके आना है। और अगर हमको आ गया मांग की मात्रा में परिवर्तन, या फिर आ गया मांग वक्र का संचलन किसे कहते हैं, तो आपको मांग वक्र का संचलन का भी मीनिंग लिख के आना है। फिर आपको लिखना है मांग वक्र का विस्तार और मांग वक्र का फिर संकुचन। ठीक है, चलो तो ये हमने देखा क्या, मांग वक्र का संचलन। अब हम देखने वाले हैं मांग वक्र का खिसकाव। अब मांग वक्र का खिसकाव का मतलब क्या होता है, तो देखो भाई यहाँ पे भी हमारे दो पार्ट मांग के निर्धारक तत्व, एक तो वस्तु की कीमत और बाकी के अन्य तत्व। जब हम मांग का संचलन पढ़ रहे थे तब हमने अन्य तत्वों को स्थिर रख दिया था और वस्तु की कीमत में हम परिवर्तन कर रहे थे, है ना। हम बोल रहे थे ना कि अन्य तत्वों को स्थिर रखने पर यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र का संचलन बोलते हैं। अब इसी का उल्टा हमको मांग वक्र के खिसकाव में बोलना है। यानी इस बार हम जो वस्तु की कीमत है उसको स्थिर रख देंगे और जो हमारे अन्य तत्व बचे हैं इनमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मांग वक्र का खिसकाव बोलेंगे। तो अब इसमें मीनिंग क्या लिखूंगा मैं मांग वक्र के खिसकाव में, इसमें मैं मीनिंग लिखूंगा कि जब वस्तु की कीमत को स्थिर रखी जाती है एवं अन्य तत्वों में परिवर्तन किया जाता है तो इसे हम मांग वक्र का खिसकाव बोलते हैं। क्या बोला मैंने, कि जब हम वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हैं और अन्य तत्वों में परिवर्तन करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मांग वक्र का खिसकाव। अब जिस तरह मांग वक्र के संचलन के दो पार्ट थे कि एक था मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, ठीक इसी तरह मांग वक्र का जो खिसकाव है इसके भी दो पार्ट है। पहले का नाम है मांग में वृद्धि, दूसरे का नाम है मांग में कमी। एक मांग में वृद्धि और दूसरा मांग में कमी। अब देखो वृद्धि हो या कमी हो, एक बात तो क्लियर है, वो क्या कि यहाँ पे हमको वस्तु की कीमत को स्थिर रखना है और अन्य तत्वों में परिवर्तन करना है ना। क्योंकि वस्तु की कीमत स्थिर रखना ये तो ऊपर ही उन्होंने बता दिया मांग वक्र का खिसकाव, और आप दोनों मांग वक्र के खिसकाव के पार्ट है। तो जब खिसकाव कह रहा है कि वस्तु को कीमत को स्थिर रखो और अन्य तत्वों में परिवर्तन करो, तो ये दोनों ही वस्तु की कीमत को स्थिर रखेंगे और अन्य तत्वों में परिवर्तन करेंगे। तो वस्तु की कीमत तो हो गई भाई स्थिर। अब अन्य तत्वों में क्या परिवर्तन होगा, तो अन्य तत्वों में या तो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं या नकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तो अगर वस्तु के अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सकारात्मक यानी अच्छा, तो अच्छा परिवर्तन है तो मांग में वृद्धि होगी। और अगर नकारात्मक परिवर्तन हुए अन्य तत्वों में तो इसका मतलब नकारात्मक का मतलब क्या हुआ, बुरा, और अगर बुरा है तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी। तब मैं इसका मीनिंग बोलूंगा, देखना
मांग में वृद्धि को मैं क्या बोलूंगा कि जब हम वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हैं और अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है तब मांग में वृद्धि होती है। और यदि हम वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हैं और अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे हम बोलते हैं मांग में कमी। ठीक है, तो वृद्धि और कमी सिंपल समझेंगे। वस्तु की कीमत को स्थिर रखो, अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन कर दो तो मांग में वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत को स्थिर रखो, अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन कर दो तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से मांग में वृद्धि और मांग में कमी हमारी होती है। अब जैसा हमने वहां ग्राफ बनाया था वैसे हम यहाँ पे भी ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ में जैसे देखें, यहाँ पे मैं फिर से मांग वक्र का ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे भी मांग वक्र का ग्राफ बना देता हूँ। तो दोनों में मैंने फिर से मांग वक्र के ग्राफ बना दिए, लेकिन एक फर्क है, अगर आप इनके एक्स अक्ष को देखो तो आपको मांग दिखेगी, है ना, मतलब वस्तु की मांग इकाइयों में वो दिखेगी। लेकिन वाई अक्ष पे हम अभी तक क्या दिखाते आते थे, वस्तु की कीमत को, लेकिन इस बार हम वस्तु की कीमत को नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अन्य तत्व। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी ग्राफ बना के आए हैं उनमें हमने केवल वस्तु की कीमत पर फोकस किया है और अन्य तत्वों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बार जब हम मांग वक्र का संचलन खिसकाव पढ़ रहे हैं तो वो खिसकाव ने पहले ही बोल दिया कि वस्तु की कीमत को स्थिर रखना भाई और अन्य तत्वों में परिवर्तन करना। तो मुझे अन्य तत्वों में परिवर्तन करना है, इसलिए वाई अक्ष पे मैंने वस्तु की कीमत को उड़ा दिया क्योंकि वो स्थिर है, परिवर्तन ही नहीं होगी तो उसको हटा दिया और उसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, अन्य तत्व। इसी तरह मांग में कमी में देखो तो यहाँ पे भी एक्स अक्ष पे तो वस्तु की मांग है, लेकिन वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ना होकर क्या दिख रहा है हमें, अन्य तत्व दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ में मांग वक्र तो वही का वही बनाया, लेकिन बस मैंने वाई अक्ष पे कीमत की जगह पे क्या यूज कर लिए, मैंने यूज कर लिए अन्य तत्व। ठीक, तो ये तो हमारा अभी वक्र बना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा बस यही चेंज था इसमें कि वाई अक्ष पे कीमत की जगह अन्य तत्व लेकर तो हो गया, मांग वक्र का खिसकाव बन गया। नहीं बेटा, ये तो ये मांग वक्र, बस अन्य तत्व आ गए। अब देखो, हमें देखना है वृद्धि। अगर वृद्धि हमें देखना है मांग में, तो मांग में वृद्धि देखने के लिए देखिए जैसा आपका वक्र है और तो हमने ऊपर क्या हेडिंग डाली, मांग वक्र का खिसकाव। खिसकाव का मतलब क्या होता है, उसका खिसकना। खिसकना मतलब सरकना। स्कूल में हम नहीं बोलते ओए खिसकना थोड़ा सा उधर, अरे और तो खिसक, इतने से मैं कहाँ बनूंगा मैं या कहाँ बनूंगी मैं। चलो ठीक है, जो भी है। तो ठीक इसी तरह हम मांग वक्र को भी खिसकाएंगे। कैसे खिसकाएंगे, तो देखो खिसकाएंगे तो या तो लेफ्ट साइड खिसकाएंगे या राइट साइड खिसकाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ भी लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हम लेफ्ट साइड खिसकाएं या राइट साइड खिसकाएं वो तो डिपेंड करेगा मांग में वृद्धि हो रही या कमी। अगर बढ़ी मांग में वृद्धि हुई तो हम तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब हम वाई अक्ष की तरफ बढ़ेंगे। वाई अक्ष की तरफ बढ़ेंगे मतलब हम मांग का जो वक्र है उसको हमारे सीधे हाथ तरफ खिसका लेंगे, मतलब दाईं तरफ हम उसको क्या करेंगे, खिसका लेंगे। खिसका लेंगे तो इसके जैसा एक और हमारा जो वक्र है वो दाईं तरफ बन जाएगा। जैसे मैं वक्र बना रहा हूँ एग्जाम में एकदम वैसे ही बना के आना है। ठीक है, तो ये मैंने दाईं तरफ खिसका दिया, दाईं तरफ खिसका दिया यानी मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पे मांग में कमी हो रही तो मैं आगे तो बढ़ूंगा नहीं और बल्कि पीछे आऊंगा तो मैं बाईं तरफ मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड ये जो मांग वक्र है उसको यहाँ साइड खिसका लूंगा। तो इसीलिए इसकी हेडिंग पड़ी मांग वक्र का खिसकाव, यानी उसका क्या करना, साइड शिफ्ट हो जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो पहले ये मांग वक्र यहाँ थी, लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई, यहाँ पे भी मांग वक्र जो बना था वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया मतलब खिसक के आ गया। तो अगर हमारा मांग वक्र दाईं तरफ खिसकेगा तो हम इसको मांग में वृद्धि बोलेंगे, अगर ये बाईं तरफ खिसकेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मांग में कमी बोलेंगे। ठीक, अब सर जैसे जो मांग का संचलन था उसमें मांग के संचलन का एक नाम था मांग की मात्रा में परिवर्तन, तो क्या इसका भी कोई नाम है? हाँ, इसका भी एक नाम है। जिस तरह मांग का जो संचलन था या मांग वक्र का संचलन था उसका एक नाम था मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक इसी तरह जो मांग वक्र का खिसकाव है उसका भी एक नाम है और उसका नाम है मांग में परिवर्तन। उसमें क्या था, मांग की मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ क्या नाम है, मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो मांग वक्र के खिसकाव को हम मांग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम
ये जो इसके मांग वक्र के खिसकाव की बात करें तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, या तो हमसे पूछेंगे मांग वक्र का खिसकाव क्या होता है, या हमसे पूछेंगे मांग में परिवर्तन क्या होता है, या हमसे पूछेंगे मांग में वृद्धि यानी क्या होता है, या हमसे पूछेंगे मांग में कमी यानी क्या होता है। तो अगर मांग वक्र का खिसकाव आया या मांग में परिवर्तन आया तो हमने मीनिंग भी लिखना है और ये दोनों पूरे मीनिंग लिख के ग्राफ भी बना के आना है। लेकिन अगर हमको केवल मांग में वृद्धि पूछा तो हम वृद्धि कैसे होती है उसका मीनिंग लिख के उसका ग्राफ बना देंगे, और अगर मांग में कमी पूछा तो हम मांग में कमी कैसे होती है उसका मीनिंग लिख के उसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा मांग वक्र का खिसकाव और मांग वक्र का संचलन दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मांग वक्र के संचलन में क्या पढ़ा, मांग वक्र के संचलन में हमने पढ़ा था कि जब अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं और वस्तु की कीमत में परिवर्तन करते हैं तो इस स्थिति को हम मांग वक्र का संचलन बोलते हैं। इसे मांग की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार में हम लिखते हैं कि जब अन्य तत्वों को स्थिर रखा जाता है और वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो इसे हम मांग का विस्तार बोलते हैं। और मांग के संचलन में हमने पढ़ा था कि जब हम वस्तु के अन्य तत्वों को स्थिर रखते हैं और मांग की कीमत बढ़ जाती है तो इसे मांग का संचलन बोलते हैं। फिर हमने ग्राफ में देखा था कि ग्राफ जैसा बना है वैसे ही बना देना, कोई चेंज नहीं, बस एक एरो नीचे साइड बनाना, नीचे साइड वाई अक्ष साइड बनाना तो ये मांग का विस्तार हो जाता है। फिर यहाँ एरो ऊपर साइड बना देना तो ये मांग का संकुचन हो जाता है। फिर हम आए थे मांग वक्र के खिसकाव पे। तो मांग वक्र के खिसकाव में हमने लिखा था कि जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है और अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति को मांग वक्र का खिसकाव बोलते हैं। इसे हम मांग में परिवर्तन भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि में हमने लिखा था कि जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है और अन्य तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। जब वस्तु की कीमत, अब संकुच कमी की बोल रहा हूं है ना, जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है एवं अन्य तत्वों में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे मांग में कमी बोलते हैं। फिर दोनों के ग्राफ की क्या पहचान है, पहला तो y अक्ष पे अन्य तत्व आ जाते हैं, है ना, x अक्ष पे हमारी मांग की वस्तु की मांग और y अक्ष पे क्या आ जाते हैं, अन्य तत्व आ जाते हैं। अगर मांग में वृद्धि है तो हमारा ये जो वक्र है वो राइट हैंड साइड खिसक जाता है। अगर मांग में कमी है तो हमारा जो वक्र है वो लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाता है। इस तरीके से मांग में विस्तार और मांग में कमी होती है। ठीक है, अब बेटा हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या होता है, तो पहले हमें मांग का नियम तो पता हो क्या होता है। मांग का नियम क्या था कि जब चीजें महंगी होगी तो हम मांग कम करेंगे, जब चीजें सस्ती होगी तो हम मांग ज्यादा करेंगे, है ना, यही था ना। मतलब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम मांग कम करते हैं, मतलब मांग का घटती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ये क्या था, मांग का नियम था। अब इस नियम के हम अपवाद पढ़ रहे हैं। तो अपवाद का मतलब क्या होता है कि अपवाद का मतलब होता है कि ये नियम यहां यहां नहीं लगेगा। तो अपवाद मतलब क्या कि जो आपके नियम है वो जहां ना लगे उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपवाद। तो इसका मतलब ये है कि हम वो दशाएं देख रहे हैं जिन दशाओं में जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता। तो हमको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, या तो आएगा मांग के नियम के अपवाद बताइए, या आपको क्वेश्चन आएगा किन किन दशाओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो वो कौन सी दशाएं या कौन सी वस्तुएं हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक, अब इन वस्तुओं में देखो, सबसे पहली तो बात आती है गिफिन वस्तुओं की। गिफिन वस्तुएं मतलब याद करो, मांग के निर्धारक तक में हमने पढ़ के आए थे गिफिन वस्तुएं मतलब सस्ती वस्तुएं। उसमें हमने पढ़ा था उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो गिफिन वस्तुएं कम खरीदता है, उपभोक्ता की आय कम होती है तो वापस वो गिफिन वस्तुएं खरीदने लगता है। वही ध्यान है ना। और गिफिन वस्तुएं यानी घटिया किस्म की वस्तुएं। ठीक है, तो देखो गिफिन वस्तुएं यानी ऐसी किस्म की वस्तुएं जिसे लोग घटिया किस्म की समझते हैं, है ना। अब गिफिन वस्तुओं में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बाजरा। अगर हम बाजरा, ज्वार, मक्का इनकी बात करें तो इनके पुराने जमाने में रोटियां खाते थे ना खूब रोटियां पुराने जमाने में। क्यों? क्योंकि ये खूब सस्ता मिलता था, गेहूं से सस्ता ज्वार बाजरा मिलता था, इसलिए पुराने जमाने के लोग गेहूं को छोड़कर ज्वार, बाजरा, मक्का इनके आटे की रोटियां खाते थे। ठीक,
लेकिन जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो उनने कहा अरे गेहूं, ये हम ज्वार बाजरा खाएंगे क्या, ये ज्वार बाजरा खाना तो ये तो लो कैटेगरी का, ये तो गिफिन वस्तु है, हम इसको नहीं खाएंगे। तो लोगों ने उनको धीरे धीरे खाना कम कर दिया। अब केवल गांव में कुछ जगहों पे ही ये खाने को दिखता है, बाकी ज्यादातर लोग नहीं खाते। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो गिफिन वस्तुएं थी, मतलब कि ज्वार बाजरा मक्का, इनके रेट बढ़ गए और ये इतने बढ़ गए कि आज ये गेहूं से महंगे रेट पे मिलते हैं। अब अगर ये महंगे रेट पे मिलने लगे तो लोगों को क्या लगने लगा, अरे महंगे रेट पे मिल रहे हैं यानी अब इनकी वैल्यू बढ़ गई, और अगर इनकी वैल्यू बढ़ गई तो चलो अब अपन इनको खाया करेंगे। जैसे मैं अभी की बात बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मेरा दोस्त था, वो यही बोल रहा था कि जब अपन बाजार आए हैं, मैं एक काम करूंगा, मैं ज्वार के और बाजरे का आटा लेके जाऊंगा, उसकी रोटियां खाऊंगा, बहुत सालों हो गए, बचपन में कभी खाई थी। तो मैंने कहा अब तो महंगा हो गया, तो बोलते हाँ तभी तो, क्योंकि महंगा हो गया मतलब इनकी वैल्यू बढ़ गई। आज गेहूं की रोटी खाएंगे तो नॉर्मल है, सभी खाते हैं, लेकिन अगर आप ज्वार बाजरे और इनकी रोटी दोगे तो क्या कहेंगे, अरे ज्वार बाजरे की रोटी खाई हमने, अलग टाइप की रोटी खाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिफिन वस्तुएं थे, जब इनकी रेट कम थे तो इनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब इनके रेट बढ़ गए तो आज इनकी पूछ परख होती है। आज ये जो चीजें हैं हम शौक से खाते हैं, पहले जो चीजें रोज खाते थे आज हमने उनको शौक बनाया है कि भाई स्पेशल डे है, आज ज्वार की रोटी खाएंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे, ये आपने उसको स्पेशल बना दिया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो गिफिन वस्तुएं थी, ये जब सस्ती थी तो इनकी मांग कम थी, और अब जब ये महंगी होने लगी तो वापस इनकी मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्योंकि जब सस्ती हो रही थी तो इनको कोई नहीं पूछा था कि अरे ये तो लो कैटेगरी के, लेकिन जैसे ही अब आज इनके रेट बढ़ गए हैं तो इनकी पूछ परख होने लगी है। तो मांग का नियम जो था वो तो ये कहता था कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग हमारी बढ़ती है। और उस नियम के हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद। अपवाद का मतलब कि अगर कीमत बढ़ेगी तो भी मांग बढ़ जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग कम हो जाएगी। अपवाद तो यही हुआ भाई, नियम जो था उसका अपवाद यानी उल्टा। तो अपवाद क्या बोल रहा है, चीजें महंगी होगी तो मांग बढ़ जाएगी, और चीजें सस्ती होगी तो हम कम खरीदेंगे। तो उसी में हम ये देख रहे हैं, पहला क्या, गिफिन वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुओं के बारे में क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद है। जब गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, और अगर गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो उनकी मांग भी कम हो जाती है। ये हमने देखा पहला पॉइंट। गिफिन वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि हमने पढ़ लिया था गिफिन वस्तुएं मतलब क्या, कि जिन्हें घटिया किस्म की वस्तुएं भी कहा जाता है, इन्हें निष्कृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं, निष्कृष्ट वस्तुएं। अच्छा, आगे और सुने कि ये जो हमारी गिफिन वस्तुएं हैं, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिफिन का विरोधाभास क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गिफिन है, ये गिफिन वस्तुएं नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो गिफिन थे, प्रोफेसर गिफिन, एक्चुअली उनका पूरा नाम प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन, ये पूरा नाम उनका था। तो उन्हीं ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये गिफिन वस्तुएं रखा गया है ना। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाए थे और उन्होंने बताया था कि इस पर तो मांग का नियम लगता ही नहीं है, तो इसी को बोला गया है गिफिन का विरोधाभास, है ना। तो अगर हमको गिफिन का विरोधाभास आ गया अलग से 2 नंबर में क्वेश्चन, तो हम पहले बताएंगे कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है, वो वस्तुएं लाया कौन, मतलब प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन, और फिर हम बताएंगे कि इसको विरोधाभास इसलिए कहा क्योंकि ये मांग का नियम इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, और गिफिन वस्तुओं की कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है। ये तो हमने देखा मांग के नियम का अपवाद का पहला अपवाद। दूसरे नंबर का हमारा अपवाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारा मान सम्मान बढ़ता है, जैसे गोल्ड हुआ, गाड़ियां हुई महंगी महंगी, ये चीजें हम खरीदते ना, किस लिए खरीदते, इसलिए कि लोगों को लगे और कितना गोल्ड है उनके पास, कितनी गाड़ियां हैं उनके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड तो खूब महंगा होता है, गाड़ियां भी खूब महंगी महंगी होती है, फिर भी लोग खरीद रहे, और बल्कि जितना रेट बढ़ता है उतना ज्यादा खरीदते लोग इनको। तो इस पे तो मांग का नियम लगा ही नहीं, क्योंकि मांग का नियम तो कह रहा है चीजें महंगी होगी तो हम कम खरीदते, लेकिन गाड़ी जितनी महंगी हो रही लोग उतना ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि दिखाना है, प्रतिष्ठा की बात है भाई, हमारे मान सम्मान की बात है। तो उस कंडीशन में ये प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं हैं, जो हमने गोल्ड सिल्वर बोले या फिर हमने गाड़ियां बोले, तो ये जितनी भी चीजें हैं इनकी कीमत बढ़ती है तो भी इनकी मांग बढ़ जाती है, और अगर इनकी कीमत कम होती है तो फिर कोई नहीं खरीदता, वो कहेंगे सब तो खरीद रहे।
तो फिर इनकी मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा की बात अगर करती हैं तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है दुर्लभता संबंधी वस्तुएं। दुर्लभता संबंधी वस्तुएं मतलब जिनकी भविष्य में दुर्लभता की संभावना है। तो अगर ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें लगता है कि भविष्य में दुर्लभ है, दुर्लभ है मतलब दुर्लभ का मतलब क्या होता है, तो बेटा दो शब्द होते हैं, एक होता है सुलभ, सुलभ मतलब जो आसानी से हमें मिल जाए, और उसी का उल्टा होता है दुर्लभ जो हमें आसानी से ना मिले, है ना। सुलभ, सुलभ शौचालय की बात नहीं कर रहा हूं, कहां पहुंचा है भगवान, है गंदी सोच, क्या बोलो तुम लोगों का। देखो भाई, ये स्कूल में पढ़ा था सुलभ जो आसानी से मिल जाए ना, मेरे एक दोस्त का भी नाम था सुलभ, नहीं तुम सोचोगे अरे सुलभ ये क्या पढ़ाने लगा ये, वो मेरे दोस्त का नाम था सुलभ दीवान करके, बहुत अच्छा लड़का था वो। हाँ, नहीं सुलभ सोचा और बस उनका दिमाग वहां चला गया। चलो, तो एक है सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, और दूसरा दुर्लभ जो आसानी से नहीं मिले। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, दुर्लभ, भविष्य में जिनकी दुर्लभता हो। तो ऐसी वस्तुएं जो भविष्य में दुर्लभ हो मतलब आसानी से नहीं मिले, उसके लिए आप महंगी होने पर भी खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो आसानी से नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय हम देखें कि हमको जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो भविष्य में दुर्लभ हो गई थी, क्या सब्जियां दुर्लभ हो गई, किराना दुर्लभ हो गया, कितनी सारी चीजें थी जो हमको लगता था अरे यार भविष्य में आसानी से नहीं मिलेगी, और अभी भी आसानी से नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज, और अब आप देखो इनके रेट भी कितने हाई हैं, कितनी महंगी महंगी बिक रही, पर फिर भी तो हम खरीद रहे हैं ना। फिर कहां गया तुम्हारा मांग का नियम कि वस्तुएं महंगी होने पर हम कम खरीदते हैं, अभी तो वस्तुएं महंगी हो रही फिर भी हम ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई और आगे नहीं मिला तो अभी किराना भर के रख लो 5,000 10,000 रुपए का इकट्ठा, भले महंगा है फिर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वस्तुएं दुर्लभ हैं तो दुर्लभ वस्तुएं होने पर भी आप वस्तु की मांग अधिक करते हो। क्यों? क्योंकि सॉरी, वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी आप दुर्लभ वस्तुओं की मांग अधिक करते हो, और अगर इनकी कीमत वापस कम हो जाएगी, मतलब जब आपको लगेगा कि अब तो कोई दुर्लभ है ही नहीं, तो फिर सस्ती भी होगी तो आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि पता तो वो तो अब आसानी से मिल ही सकती है, अब उसको जोड़ के रखने वाला सिस्टम नहीं है। तो दुर्लभ वस्तुएं महंगी होने पर भी हम कम खरीदते हैं, और रेट गिर गए, सॉरी महंगी होने पर भी हम ज्यादा खरीदते हैं, और अगर रेट गिर गए तो हम कम खरीदते हैं। ठीक इसी तरह लास्ट बचता है अज्ञानता। अज्ञानता मतलब कि भाई किसी में इतनी समझ ही नहीं है, कोई मूर्ख है, उसने एजुकेशन नहीं की, उसको इतना नॉलेज नहीं है, वो पगला है, सरफिरा है, अज्ञान है, मूर्ख है, नालायक है। सर ये हमारे बारे में नहीं बोल रहे, अरे तुम्हारे बारे में कैसी बात कर, तुम लोग अज्ञान हो क्या? कौन है जो तुमको अज्ञान बोल दे? जो तुमको अज्ञानी बोले वो है अज्ञानी, और बल्कि महाअज्ञानी। अरे मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि मालूम है क्या होता है, जब बच्चे सभी टीचर से मिलते हैं तो बच्चों का जो ज्ञान है उनके आंखों में, वो उनकी रोशनी, बच्चों के आंखों की रोशनी जो प्रकाश है वो पड़ती है टीचर पे, और जब टीचर पे पड़ती है तो टीचर के अंदर का जो दिमाग है वो जागृत होता है, और फिर वो आप लोगों को पढ़ा देता है। और दुनिया को लगता है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि टीचर का जो दिमाग है वो जागृत किसने करा? बच्चों के जो ज्ञान था उसकी रोशनी ने, उसके प्रकाश ने। तो फिजूल है सब, आप अज्ञानी हो ही नहीं बेटा, है ना। तो कोई बोले तो बोल देना, ये बात बता देना कि हमारे जो चक्षु हैं, हमारे जो नेत्र हैं, उसके प्रकाश से तो तुम्हारा दिमाग जागृत हुआ है, उससे तो तुम्हारे दिमाग में रोशनी आई, ट्यूबलाइट जली, और तब तुम हमको पढ़ा बात कर रहे हो बड़े कि हम अज्ञानी है ना। चलो ठीक है, तो अज्ञानी की अगर बात करें तो अज्ञानी में तो इतनी समझ ही नहीं है भाई कि क्या चीज महंगी है तो मैं कम खरीदूं, सस्ती है तो ज्यादा खरीदूं। मुझे नॉलेज ही नहीं है बाजार का, तो मैं तो ठगा के ही आऊंगा ना, क्योंकि अगर मुझे बाजार का नॉलेज नहीं है तो चीजें महंगी भी हुई तो मैं उठा के ले आऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे ज्ञान ही नहीं था उस चीज का। और सस्ती भी हुई तो मुझे लगेगा अरे यार सस्ती है, खराब तो नहीं होगी, मैं खरीद के नहीं लाऊंगा। यानी अगर अज्ञानी की बात करें तो वो मांग का नियम वगैरह कुछ नहीं समझता, वो तो ये समझता मुझे चीज लेनी है या नहीं लेनी है, अब वो महंगी हो सस्ती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली वो क्या करेगा, महंगी है तो ज्यादा खरीद लाया, सस्ती है तो कम खरीद लाया, ऐसी मूर्खता वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये अज्ञानता जो है हमारा चौथा अपवाद है मांग के नियम का। तो मांग के नियम के टोटल 4 अपवाद हो गए। एक तो कौन सा, पहला गिफिन वस्तुएं, दूसरा हमारा हो गया कौन सा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, तीसरा हमारा हुआ दुर्लभ वस्तुएं, और चौथे नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो हुआ अज्ञानता, मतलब उपभोक्ता या क्रेता की अज्ञानता।
इस तरीके से हमारा जो हमारा चैप्टर है मांग के सिद्धांत या मांग विश्लेषण, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम फिर से देख लें। हमने पढ़ा था सबसे पहले मांग क्या होता है, फिर मांग के तत्व पढ़े थे, फिर हमने मांग का नियम पढ़ा था, फिर मांग सारणी, फिर मांग वक्र, मांग के प्रकार, मांग वक्र के प्रकार, मांग तालिका के प्रकार, और फिर मांग वक्र के प्रकार हमने पढ़े थे। उसके बाद हम आ गए थे मांग के फलन पे, फिर मांग का निर्धारक तत्व, ये हमने कल तक खत्म करा था। और आज हमने पढ़ा मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र का खिसकाव, और लास्ट में मांग के अपवाद। इस तरीके से आपका ये मांग के सिद्धांत चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर मैं हमारी इकाई की बात करूं जिसका नाम था उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, उस इकाई में हमने सबसे पहला जो चैप्टर था वो था हमारा कौन सा, उपयोगिता विश्लेषण, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर था उपभोक्ता संतुलन, वो कंप्लीट कर दिया। फिर तीसरा चैप्टर हमारा उस इकाई में था मांग के सिद्धांत, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। और कल इस इकाई का हमारा लास्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है मांग की लोच या मांग की लोचता। ठीक है, तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर उसके लिए मांग चैप्टर पूरा आना चाहिए, क्योंकि मांग के सिद्धांत और मांग की लोच दोनों पूरे देखा जाए तो एक ही चैप्टर है, बस उसके दो पार्ट बना दिए हैं बुक्स में, है ना। तो कल हम मांग की लोच शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।